नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आजकल हम मॉडर्न ज़माने में रहते हैं। जो अल्ट्रासोनोग्राफीज होती है वो बहुत ज़रूरी पार्ट है एक प्रेगनेंसी का। और गया वो ज़माना जब 7वें महीने पे लोग नाम डालते थे, पहली सोनोग्राफी 7वें महीने में करते थे। ये पुराने ज़माने की बात है। अभी आपको जैसे ही पता चलता है आप प्रेग्नेंट हो, आपको आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे ही आपके पीरियड मिस हो गए हैं, आपको आपके डॉक्टर के पास जाके कंसल्टेशन करना चाहिए। आपकी पहली सोनोग्राफी जो है वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कब होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कब आपकी पहली सोनोग्राफी होनी चाहिए, क्या सोनोग्राफी हानिकारक होती है, टोटल कितने सोनोग्राफीज करने पड़ते हैं प्रेगनेंसी में, क्या सोनोग्राफी करना ज़रूरी है। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपको आपकी प्रेगनेंसी में कितनी सोनोग्राफीज करवानी चाहिए इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो प्रेगनेंसी में पहली सोनोग्राफी कब करते हैं, तो आइए चलते हैं। मैं आपको लेके जाती हूँ पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी के सफ़र में। अभी सोनोग्राफी हानिकारक होती है या नहीं मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर सोनोग्राफी हानिकारक होती तो डॉक्टर्स एडवाइस ही नहीं करते थे। सोनोग्राफी बिल्कुल सेफ होती है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। वो साउंड वेव्स की एनर्जी से सोनोग्राफी होती है और इसको आराम से जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हो, जितनी बार डॉक्टर को ज़रूरी लगता है उतनी बार कर सकते हो। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सोनोग्राफीज होती है जो आपको भी ध्यान में रखना है कि आपको ये सोनोग्राफीज मिस नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सोनोग्राफीज 2 टाइप की होती है। एक ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी होती है जिसमें सोनोग्राफी पेट के ऊपर से करते हैं, और एक ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी होती है जिसमें योनि मार्ग से प्रोब डालते हैं और सोनोग्राफी करते हैं। सो ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी जो होती है वो आगे के महीने में, तीसरे महीने के बाद की प्रेगनेंसी में हम ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी कर सकते हैं, यानी कि पेट से सोनोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी पहले 3 महीने में क्योंकि बच्चा बहुत ही स्मॉल होता है, गर्भाशय अभी तक इतना बड़ा नहीं होता है, अगर बारीकी से बच्चे की डिटेल्स देखने हैं तो कभी कभी वो ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं करने के लिए पहले 3 महीने में। तो आते हैं कौन सी सोनोग्राफी कौन से महीने में करनी चाहिए और क्यों ज़रूरी है। बहुत बार आज भी मैं मुंबई से हूँ, आज भी मुंबई में ऐसे औरतें हैं जो कि 7वें महीने तक घर पे बैठे रहते हैं और नाम डालने के लिए 7वें महीने में ही जाते हैं और उनकी पहली सोनोग्राफी 7वें महीने में होती है। फिर जब भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं, पहली सोनोग्राफी उनकी 7वें महीने में होती है, तो पता चलता है बच्चे को डिफेक्ट है, कोई हार्ट में डिफेक्ट है, हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे सिचुएशन में हम डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कर सकते हैं और ऐसे बच्चे को 9वें महीने तक कंटिन्यू करना पड़ता है और डिलीवरी करनी पड़ती है, और ऐसा बच्चा शायद कभी ज़िंदगी भर भी अपाहिज रह सकता है। ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर नहीं आए, इसीलिए आपको तुरंत ही जैसे आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हो, आपको आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, फिजिकल अबनॉर्मलिटीज़ जो बोलते हैं हम बच्चे में, कभी हार्ट ठीक से नहीं बना है, कभी लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी हाथ पैर छोटे होते हैं बच्चों के, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हम सोनोग्राफी पे जल्दी ही पहली तिमाही में ही पता कर सकते हैं। और अगर आपने पहली तिमाही का सोनोग्राफी मिस किया है तो आपके बच्चे में कोई डिफेक्ट होगा वो आप जान नहीं पाओगे और आपको ज़िंदगी भर वो बच्चे के साथ ऐसे झेलना पड़ेगा। डॉक्टर, मेरा तो अभी 10 दिन हो गया पीरियड मिस होके, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? यस। तो डॉक्टर कैसे कंफर्म करेंगे? सबसे पहले है सोनोग्राफी करके। अगर आपका पीरियड मिस होके 10 दिन ऊपर हो गया है तो पहली सोनोग्राफी आपकी तभी होगी जब भी आप पहली बार डॉक्टर के पास जाते हो। पहली सोनोग्राफी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पहली सोनोग्राफी से हमको बच्चे की पोजीशन पता चलती है, यानी कि बच्चा गर्भाशय में ही है या गर्भाशय के बाहर है। क्योंकि गर्भाशय के बाहर कभी कभी बच्चा ट्यूब में, ओवरी में, एब्डोमेन में भी रहता है, जो
कि माँ के लिए खतरनाक होता है, बच्चा वहाँ पे बढ़ता नहीं है, कभी भी आपकी ट्यूब रप्चर हो सकती है जो कि आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए पहली सोनोग्राफी से हमको कंफर्म करना चाहिए कि बच्चा गर्भाशय में ही है या गर्भाशय के बाहर है। दूसरी चीज़ हमको पहली सोनोग्राफी में पता चलती है कि एक बच्चा है या ट्विंस है, तो जुड़वा बच्चे है या सिंगलटन बेबी है, ये हमको पहली सोनोग्राफी से समझता है। हार्ट बीट जो है बच्चे की हमको पहली सोनोग्राफी में समझ में आ जाती है, बच्चा ठीक से ग्रो हुआ है कि नहीं। जो कभी कभी जो आंवल होता है, आंवल भी बना रहता है, आंवल के पीछे कभी कभी खून की गांठ जमा रहती है, उसको हम सबको योनिक हेमाटोमा बोलते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लेडीज़ लोगों को स्पॉटिंग होती है पहली तिमाही में। तो ये भी हमको सोनोग्राफी पे पता चलता है। और चौथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बच्चे की ड्यू डेट होती है, जो बच्चे की डिलीवरी डेट होती है, वो एग्जैक्ट डेट हमको पहली सोनोग्राफी से समझ में आती है। तो इसीलिए इन मेन 4 चीज़ों के लिए हमको पहली सोनोग्राफी जल्द से जल्द करवानी चाहिए। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी है वो भी पहली तिमाही में ही आती है, यानी 11 to 14 वीक्स में हम ये दूसरी सोनोग्राफी करते हैं। इसको हम एनबी और एनटी स्कैन बोलते हैं, जिसमें एनबी माने नेजल बोन, यानी बच्चे का जो नेजल बोन होता है वो बना है कि नहीं वो देखते हैं, और एनटी यानी कि बच्चे के पीछे जो नेक होता है, नेक का जो फोल्ड होता है उसका थिकनेस हम देखते हैं। सो नकल थिकनेस, सो जो 11 to 14 वीक्स की सोनोग्राफी होती है वो नकल थिकनेस एनटी और नेजल बोन एनबी, इसकी सोनोग्राफी की जाती है। ये दोनों चीज़ देखने से हमको पता चलता है कि बच्चे में कोई मेंटल अबनॉर्मेलिटी वाला बच्चा तो नहीं है, यानी कि अगर आपके बच्चे में डाउन्स, एडवर्ड्स या और कोई ऐसी मेंटल बीमारी है तो नकल थिकनेस और नेजल बोन नहीं रहता है, और नकल थिकनेस के थिकनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। तो ये 11 to 14 वीक्स की सोनोग्राफी में हम ना ही बच्चे का फिजिकल फीचर्स, फिजिकली बच्चे के जो 2 हाथ 2 पैर वो सब मौजूद हैं, बल्कि बच्चा मेंटली सही है कि नहीं वो भी हम जान सकते हैं। कभी कभी ये एंटी सोनोग्राफी के साथ कुछ डॉक्टर्स कलर सोनोग्राफी भी करते हैं, जिससे पता चलता है कि आगे चल के माँ को ब्लड प्रेशर का कोई रिस्क है या नहीं। तो ये जानने के लिए कुछ डॉक्टर्स एंटी सोनोग्राफी के साथ कलर फ्लो की स्टडीज भी करते हैं। तीसरी सोनोग्राफी जो है वो आती है अनॉमली स्कैन। 18 से 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी में ये सोनोग्राफी करते हैं। जो अनॉमली स्कैन है ये बहुत ही करवाना ज़रूरी है, सबको कराना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ये 5th मंथ की सोनोग्राफी है। इस 5th मंथ तक बच्चे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से डेवलप हो गए रहते हैं, और ये सोनोग्राफी करके हमको पता चलता है कि बेबी का हार्ट, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, स्पाइन, हाथ, पैर, हाथ में कितनी उंगलियां, ये सारी डिटेल्स हमको ये वाली सोनोग्राफी में समझ में आती है। अगर बच्चे में कोई भी अबनॉर्मेलिटी है तो ये सोनोग्राफी से हम पता कर सकते हैं, और फिर आगे चल के ये बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करके ये सोनोग्राफी से हम डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो है ये 5th मंथ की सोनोग्राफी है, इसको अनॉमली स्कैन बोलते हैं। अगर आपने मिस कर दी है तो तुरंत ही जब भी आप जाते हो पहली सोनोग्राफी करवाने, तो आपकी ये पहली सोनोग्राफी 5th मंथ के बाद एक अनॉमली स्कैन ही होनी चाहिए। 5th मंथ की अनॉमली स्कैन के बाद आता है आपका डायरेक्टली 7th मंथ पे इंटरवल ग्रोथ स्कैन बोलते हैं। जो पहली जो अनॉमली स्कैन में तो हमने बेबी के सारे इंटरनल ऑर्गन सही से होते हैं कि नहीं वो ऑलरेडी देख लिए हैं। तो अभी 7th मंथ की सोनोग्राफी डॉक्टर क्यों एडवाइस करते हैं, डॉक्टर को देखना है कि बच्चे की ग्रोथ सही से हुई है कि नहीं। 7th मंथ में हम सोनोग्राफी करवाते हैं बच्चे की एग्जैक्ट ग्रोथ देखने के लिए, वजन देखने के लिए, बच्चे के आजू बाजू जो पानी है वो सही है कि नहीं, बच्चे का जो आंवल होता है, प्लासेंटा बोलते हैं, वार होता है, उसकी पोजीशन क्या है, थैली का मुंह कैसा है। कभी कभी 7वें महीने पे डिलीवरी हो जाती है, इसीलिए हम सर्वाइकल लेंथ देखते
हैं, यानी कि थैली का मुंह तो सही से बना है या नहीं, बेबी का वेट कैसा है। तो ये जो 7th मंथ की सोनोग्राफी होती है उसमें हम 5th मंथ की सोनोग्राफी से कंपेयर करके देखते हैं कि तब में और अब की सोनोग्राफी में बेबी का ग्रोथ जितना होना चाहिए वो सारे पैरामीटर्स से पैरेलल हो रहे हैं या नहीं। सो 7th मंथ की जो सोनोग्राफी है वो ग्रोथ स्कैन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। 7th मंथ के बाद आती है लास्ट 9th मंथ की सोनोग्राफी। और 9th मंथ की सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि मोड ऑफ डिलीवरी हमको समझ में आता है। अगर आपका बच्चा 9th मंथ की सोनोग्राफी में हम देखते हैं बच्चे की पोजीशन क्या है, वजन एग्जैक्टली कितना है बच्चे का, आंवल की पोजीशन क्या है, तो ये सारी पानी बच्चे के आजू बाजू कितना है, ये सारी चीज़ें की जानकारी लेने के बाद ही हम डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है या सिजेरियन करना पड़ सकता है, ये डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि अगर आंवल एकदम थैली के मुंह को लग के है या बच्चे की पोजीशन ब्रीच में है या पानी एकदम से कम हो गया है बच्चे के आजू बाजू में, तो ये सारी चीज़ें फेवर करती है सिजेरियन की तरफ। अगर सब कुछ नॉर्मल है, पानी भी अच्छा है, वज़न भी अच्छा है, आंवल भी ऊपर की तरफ है, तो नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी 100% होती है। तो 9th मंथ की सोनोग्राफी में बहुत ज़रूरी होती है आगे का डिसीजन लेने के लिए। तो मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी एक छोटी सी समरी देख के कि मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस में मैं ये 5 सोनोग्राफीज डेफिनेटली करवाती हूँ। जो पहली तिमाही में 2 सोनोग्राफी होती है। पहली सोनोग्राफी होती है जिसमें हम बेबी के हार्ट बीट कन्फर्म करने के लिए करते हैं। दूसरी सोनोग्राफी जो होती है वो NB-NT स्कैन जैसे मैंने आपको बताया। तीसरी सोनोग्राफी होती है वो 5th मंथ में होती है, वो अनॉमली स्कैन होती है। और 4th सोनोग्राफी जो होती है वो 7th मंथ में होती है, वो ग्रोथ स्कैन होता है। और 9th मंथ की जो सोनोग्राफी होती है वो होती है फाइनल सोनोग्राफी। और हम कभी कभी डॉपलर भी करते हैं 9th मंथ में, ये देखने के लिए कि बेबी को सही से ब्लड फ्लो जा रहा है, पहुंच रहा है या नहीं। सो 9th मंथ में। और जो 3rd मंथ की सोनोग्राफी करती है ये कभी कभी हम डॉपलर फ्लो या कलर सोनोग्राफी भी करते हैं। तो उम्मीद है आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको कब कब सोनोग्राफी करानी है, आपके डॉक्टर आपको कब कब सोनोग्राफी कराने को बोल सकते हैं और सोनोग्राफी क्या क्या महत्व है ये आपको समझ में आ गया होगा। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने प्रेग्नेंट दोस्तों के साथ मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे मुझे मोटिवेट करते रहिए कि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए